वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो इस भाग में आज हम लोग बताएंगे कि ठोस अवस्था के अभ्यास प्रश्न के बारे में चर्चा आज होगा। तो 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 11 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 है, एक कोशिका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। तो अभ्यास में भी पैरामीटर के बारे में चर्चा किया गया था कि पैरामीटर में आपके टोटल कितने पैरामीटर होते हैं। तो 6 पैरामीटर होते हैं, 3 कोर होते हैं और 3 इसके मध्य कोण होते हैं। इसके बारे में पहले से वीडियो में बताया जा चुका है। तो इसमें भी आप लोग यदि आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझिए और एक नोट्स को क्या कीजिए, तैयार करते चलिए। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे कि किसी एक कोशिका के गुणों को 6 पैरामीटरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। कितने पैरामीटरों द्वारा? 6 पैरामीटरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला जो होता है, कोशिका के 3 कोर होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं। जो ये चित्र में दिखाया गया है कि यह कोर जो देख रहे हैं, ए है, बी है और क्या है, सी है। 3 कोरे होते हैं और इसके बीच में 3 कोण बने हुए हैं। तो 3 कोण का क्या क्या नाम है? अल्फा नाम है और क्या नाम है? बीटा नाम है और क्या नाम है? गामा नाम है। तो यहाँ पे पहला में लिख लेंगे कि कोशिका के 3 कोर कौन कौन होते हैं? ए होते हैं, बी और सी होते हैं। और कोरों के मध्य बने कोण कौन कौन हैं? तो अल्फा, बीटा तथा गामा हैं। तो इसके जो चित्र बनाया गया, इस चित्र में अच्छे से जब देखेंगे तो 3 कोर है और 3 कोण है। कोर माने भुजा, इसमें 3 भुजा हो रहा है और यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं। तो 3 कोर का नाम क्या क्या है? तो ए बी सी हैं और 3 कोण का नाम है अल्फा, बीटा, गामा है। अब प्रश्न नंबर 12 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला दिया गया है खष्टकोणी और एकानताक्ष एक कोशिका में विभेद करना है। तो यहाँ लिखेंगे, इन्हें पैरामीटरों के आधार पे समझा जा सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? खष्टकोणी में और एकानताक्ष जो कोशिका होते हैं उसमें क्या अंतर है? तो याद रखेंगे कि खष्टकोणी में जो इसके कोर होते हैं, जो भुजाएं होते हैं, ए बराबर बी होता है। यहाँ 2 भुजा बराबर होता है लेकिन तीसरा भुजा के बराबर नहीं होता है। इसमें अल्फा का मान और बीटा का मान क्या होते हैं? 90 अंश होता है और गामा का मान क्या होते हैं? 120 अंश का होता है। तो यह खष्टकोणी में 2 भुजाएं बराबर है यहाँ पर और तीसरा भुजा बराबर नहीं। और दोनों कोण क्या होते हैं? अल्फा बीटा 90 अंश का होता है और गामा 120 अंश का होता है। और एकानताक्ष में कोशिका में क्या होता है? यह माने इसमें जो कोरे होते हैं, ए बी सी जो होते हैं, वो तीनों का मान आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इसे लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मतलब इसमें तीनों कोरे के मान आपस में बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ पे अल्फा बराबर क्या होता है? बीटा। और अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या लिखा गया? 90 अंश। इसका मतलब यह हो गया कि अल्फा और बीटा का कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यहाँ गामा का मान, यहाँ गामा रहेगा, यहाँ गामा का जो मान रहेगा वह 90 के बराबर नहीं
होगा। यह गामा है और ये दो मान आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन गामा का मान 90 के बराबर नहीं होता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग 2 प्रश्न दिया गया है, तो इसमें दूसरा प्रश्न है फलक केंद्री तथा अंतः केंद्री एक एक कोष्टिका में आपको विभेद करना है। फलक केंद्री अभ्यास में बताया गया है कि फलक केंद्री को FCC कहते हैं और अंतः केंद्री को BCC कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, तो इसके ये दोनों की जो परिभाषा अगर आप जानते हैं तो दोनों की परिभाषा लिख देंगे, दोनों का परिभाषा जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे फलक केंद्री एक एक कोष्टिका। तो फलक केंद्री एक एक कोष्टिका का अर्थ क्या होता है, कहेंगे वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्टिका को फलक केंद्री एक एक कोष्टिका कहते हैं। अर्थात जो इसके अवयवी कण होते हैं यह कोने पर भी होते हैं। तो यह देखिए 8 तो कोने होते हैं, तो 8 कोने पर स्थित होते हैं और 6 फलक होते हैं। इसमें कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके आगे और इसके पीछे भी है। तो इसमें टोटल फलक कितने हैं, 6 फलक होते हैं। तो फलक केंद्री एक एक कोष्टिका का मतलब समझ में आ गया होगा। जो इनके अवयवी कण होते हैं वह कोने पर भी रहते हैं और कोने के अतिरिक्त मतलब उनके सतह पर भी स्थित होते हैं, ऐसे कोष्टिका को क्या कहेंगे, फलक केंद्री एक एक कोष्टिका कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे अंतः केंद्री एक एक कोष्टिका क्या है। तो अंतः केंद्री एक एक कोष्टिका के बारे में समझेंगे, तो इसका उत्तर होगा कि वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त, कोने के अतिरिक्त का मतलब यह हो गया कोने पर भी रहेगा और उसके अतिरिक्त भी किन्हीं 2 विपरीत फलकों के, यहाँ जैसे यह फलक है तो इसके विपरीत फलक यह हो जाएगा। तो इसमें अवयवी कण कोने पर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोने पर भी है और इनके सतहों के क्या हैं, विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्टिका को क्या कहते हैं, अंतः केंद्री एक एक कोष्टिका अर्थात BCC कहते हैं। तो अंतः केंद्री एक एक कोष्टिका और फलक केंद्री एक एक कोष्टिका में क्या अंतर मिला है, तो उसमें क्या था कि कोने पर अतिरिक्त 6 फलकों में स्थित है अवयवी कण, और इसमें जो है सामने एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत फलकों के केंद्र पर अवयवी कण स्थित हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर अब समझेंगे 13। तो प्रश्न नंबर 13 है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनी एक एक कोष्टिका के पहला कोने पर, दूसरा अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का कितना भाग सन्निकट कोष्टिका को सहभागिता होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट करना है जो घनी एक एक कोष्टिका होते हैं वह कोने पर भी बताना है और अंतः केंद्र पर भी बताना है। तो यहाँ पहले लिखेंगे 1, कोने पर उपस्थित परमाणु कितने होते हैं, तो अभी पढ़े हैं फलक केंद्री में और अंतः केंद्री में बताया गया है कि कोने टोटल 8 होते हैं, 8 अवयवी कण जो होते हैं कोने पर स्थित होते हैं। तो 8 जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कोने पर स्थित होते हैं। तो यहाँ अपने कॉपी में लिखेंगे कि कोने पर उपस्थित परमाणु 8 एक एक कोष्टिकाओं से सहभागिता होता है। अतः एक एकक कोष्टिका के लिए इसका योगदान क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। जब एक एक मतलब एक भाग की बात बताना है एक एक कोष्टिका के लिए तो क्या लिखेंगे, 1/8 होता है। यह किसके लिए होगा, कोने पर होता है, कोने के लिए बताया गया है जो एक एक कोष्टिका का योगदान क्या होगा, तो 1/8 होगा। अब दूसरा क्या बताना है, अंतः केंद्र पर। तो अब अंतः केंद्र पर क्या होते हैं, कभी इसके सतह के विपरीत होते हैं, तो कभी इसके पूरे 6 सतह पे होते हैं, कभी 2 सतह पे होते हैं, कभी केंद्र के बीचों बीच केंद्र पे होते हैं, तो उसका जो सहभागिता नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कभी सतह, अभी अब लोग पहला हम लोग क्या पढ़े हैं,
फलक में हम लोग पढ़े तो क्या पढ़े थे अभी फलक में? अभी फलक में पढ़े तो 6 फलक पे थे और अंत में क्या पढ़े हैं? 2 फलक में थे। तो इसकी सहभागिता क्या होगा? केंद्र पर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, दूसरा लिखेंगे अंतः केंद्र पर उपस्थित जो परमाणु किसी भी अन्य एक कोशिका द्वारा क्या है? सहभागिता नहीं होता है, क्योंकि इसका सहभागिता नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि कभी कोने पर है, कभी बीच में है, तो इसीलिए इसका सहभागिता नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु किसी भी अन्य एक कोशिका में सहभागिता नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि यहाँ पे एक बार चित्र में देख लीजिए। अब यहाँ पे 6 है, 6 फलक में है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखेंगे तो 2 फलक में है। तो इसलिए क्या होगा? इसके केंद्र पे सहभागिता नहीं लेगा, लेकिन कोने पर जो है उसके सहभागिता माना जाएगा, क्योंकि इस पे टोटल 8 हैं, यहाँ पर भी 8 हैं, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है? 2 हैं। तो प्रश्न नंबर 13 समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अब समझेंगे प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, एक अणु के वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी? तो एक अणु के वर्ग निविड़, तो वर्ग निविड़ पहले इसमें समझेंगे चित्र के माध्यम से, और उसके बाद से उसमें समझेंगे उप संयोजन संख्या कितना होता है। तो इस चित्र में जब समझेंगे तो यहाँ पे देखें, जब द्विविमा लिया जा रहा है इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें वर्ग जो बना हुआ है, वर्ग निविड़ जो बना है, इसमें कितने आपका समन्वय संख्या है? तो यहाँ 1 2 3 4, 4 गोले को लेकर के बना है, इसलिए समन्वय संख्या क्या हो जाएगा? 4 होगा। तो समझ में आ गया होगा चित्र देखने से। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत में एक घटक कण कितने गोले से? 4 गोले से। तो लिखेंगे 4 निकटतम घटक कणों को क्या कर रहा था? स्पर्श करता है, अतः इनकी उप सहसंयोजन जो संख्या है वो क्या होगा? 4 होगी। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो वर्ग निविड़ संकुलित है उसमें द्विविमीय निविड़ संकुलन में उप संयोजन संख्या कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं, क्योंकि वो 4 गोलों को क्या किए थे? स्पर्श किए थे। तो प्रश्न नंबर 15 समझेंगे। एक यौगिक खष्टकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है। तो खष्टकोणीय निविड़ संकुलित एक यौगिक संरचना क्या करता है? बनाता है। इसके 0.5 मोल में रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? उनमें से कितनी रिक्तियां चतुर्फलकी है? तो इसमें बताना है कि इसमें कितनी रिक्तियां जो हैं चतुर्फलकी हैं, और 0.5 में रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है, तो एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो पहले यहाँ नोट करेंगे उत्तर में 1 मोल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है। जब 1 मोल में 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है, तो कितने मोल में पूछा गया है? तो 0.5 मोल में तब कितना होगा? तो 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो 0.5 से 6.022 गुणे 10 के पावर 23 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो हमें मालूम हो जाएगा कि 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या कितना होगा। अब इसका गुणा करने पर कितना आएगा? 3.011 गुणे 10 के पावर 23 हो जाएगा। तो इसका गुणा करके यहाँ पे नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो या 1 का आपका जब इतना है तो 0.5 का मतलब उसका आधा, तो इसका जब आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.011 गुणे 10 के पावर तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब बताना है चतुर्फलकी में कितने परमाणुओं की रिक्तियों की संख्या होगा। तो चतुर्फलकी में जब निकालने से पहले अब अष्टफलकी की गणना करेंगे कि उसमें रिक्तिकों की संख्या कितना है।
तो यहाँ लिखेंगे अष्टफल की रिक्तियों की संख्या। तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या जो यह परमाणुओं की जो संख्या निकला है, यही संख्या इसमें रिक्तियों की संख्या हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 3.011 गुणे 10 के पावर क्या होता है 23 हो जाएगा। तो जब चतुर्फल की निकालेंगे तो इसके पहले वाले अगर वीडियो अभ्यास वाले आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं कि जो चतुर्फल की जो रिक्तियां होती हैं अष्टफल की रिक्तियों की संख्या से कितना होता है 2 गुना होता है, उसमें वीडियो में बताया गया है। तो यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए कि चतुर्फल की रिक्तियों की संख्या अष्टफल की रिक्तियों की संख्या का कितना होता है 2 गुना होता है। तो यहाँ लिख देंगे 2n लिख देंगे। यह 2n का मतलब क्या है, चतुर्फल की रिक्तियों की संख्या अष्टफल की रिक्तियों की संख्या का क्या हो गया है 2 गुना हो गया है। तो 2 उतार देंगे और n का मान जो निकला है अष्टफल की में यहाँ नोट कर लेंगे 3.011 गुणे 10 के पावर 23। और 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 शून्य 0 और 2 3 6, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 हो जाएगा। अगर कुल रिक्तियों की संख्या निकालते हैं, कुल रिक्तियों की संख्या अगर निकालेंगे तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या और चतुर्फल की रिक्तियों की संख्या को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो यह जो मान निकला है 3.011 गुणे 10 के पावर 23 ये किसका मान है, तो यह जो है अष्टफल की रिक्तियों की संख्या है और यह जो है चतुर्फल की रिक्तियों की संख्या है। दोनों का पावर 10 के पावर 23, 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब 3.011 और 6.022 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9.033 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इसमें कितने चतुर्फलकी में और अष्टफलकी में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी। तो प्रश्न नंबर 16 समझेंगे। एक यौगिक 2 तत्व यम तथा यन से बना है। तत्व जो यन CCP संरचना बनाता है और यम के परमाणु, यम के ध्यान देंगे, यम के परमाणु चतुर्फलकी रिक्तियाँ का 1/3 भाग को क्या करती है अध्यासित करते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले माना CCP संरचना में उपस्थित यन तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या मान लेंगे यक्स है। तो इस यहाँ पे यन तत्व में परमाणु की संख्या क्या माने हैं तो यक्स मान लिए हैं। तो अब चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या कितना होगा, तो चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या अभ्यास में बताया गया है कि चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या का क्या होता है 2 गुना होता है। तो यह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यह x किसका मान है तो यन तत्व के परमाणु, यन तत्व मतलब अष्टफलकी परमाणु। तो अष्टफलकी तत्व में जो हमारा परमाणु संख्या क्या माने हैं तो x है। तो चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा तो 2x होगा। क्यों 2x होगा, क्योंकि चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या का क्या होता है दुगुना होता है। अब यहाँ पे जो है प्रश्नानुसार में ध्यान देंगे। अब यहाँ क्या लिखा गया है यम के, ध्यान देंगे यम के परमाणु चतुर्फलकी रिक्तियों के 1/3 भाग है। जो यम का परमाणु है, जो चतुर्फलकी जो रिक्तियों की जो संख्या है उसका कितना भाग है तो 1/3 भाग है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार यम परमाणु की संख्या, जो यम परमाणुओं की जो संख्या है 1/3 गुणे 2x। ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे लिखा गया है कि यम के परमाणु जो हैं चतुर्फलकी रिक्तियों के कितना है 1/3 भाग है। तो 1/3 गुणे 2x कर देंगे तो 2x का कितना भाग हो गया 1/3 हो गया। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा करें 2 1 का नम 2, 2x/3 हो गया। यम संबंध है यन का अब अनुपात लिखेंगे। अब अनुपात यम का मान कितना है और यन का मान क्या है, तो यम परमाणु है तो परमाणु में कितना आया है तो 2x/3 है। तो यहाँ लिखेंगे 2x/3। यह किसका मान है तो यम का मान है। अब यहाँ संबंध है तो यहाँ संबंध लिख देंगे। यन का मान कितना है तो यक्स है। यन का मान क्या है तो यक्स है, तो यहाँ पे यक्स रख देंगे। किसका मान है तो यन का मान यहाँ पे यक्स हो गया। अब यहाँ देखेंगे दोनों का हर आपस में बराबर नहीं है। अब यहाँ पे अब हर बराबर करने के लिए यहाँ कितने से गुणा कर दें 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर देंगे तो हर आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से जब 3 में गुणा करेंगे तो 3x/3 हो जाएगा। अगर 3 से 3 को काट दें तो यह मान और यह मान आपस में क्या हैं बराबर हैं।
अब यहाँ देखेंगे अनुपात का नियम क्या है। अगर हर बराबर हो और अनुपात दिया है, संबंध है, इसको कहते हैं अनुपात। तो यहाँ पे जब अगर हर बराबर रहता है तो ये तीन तीन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब क्या आएगा, 2x संबंध है 3x हो गया। अब यहाँ दोनों में देखेंगे क्या बराबर है, तो x दोनों में है, तो अब x को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 2 संबंध 3 हो गया। तो ये 2 संबंध 3 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ हर बराबर नहीं था तो इसने 3 से यहाँ गुणा कर लेंगे अंश और हर में। अब यहाँ 3 3 बराबर हुआ, तो जब बराबर होगा तो यहाँ क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अनुपात में जब हर बराबर हो तो उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ x बराबर है तो इसको छोड़ देंगे, 2 संबंध 3। अतः यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा, अब यम टू मतलब यम का मान यहाँ 2, यम का मान यहाँ आपका 2 है और यन का मान क्या है, 3 है, तो m2n3 होगा। तो समझ में आ गया होगा। यम का मान यहाँ कितना आया है, तो 2 आया है, और यन का मान कितना आया, तो 3 आया है, तो m2n3 उस यौगिक का क्या होगा, सूत्र होगा। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 16। तो आज का वीडियो इतना ही बताया जाएगा। कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 17 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।